नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। ये बड़ी जानकारी सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। स्वाति मालीवाल की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ गई है, जिसमें आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उनके साथ मारपीट हुई है सीएम हाउस में, और अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है स्वाति मालीवाल की। और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कई और नए खुलासे पूरे मामले में हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मेडिकल रिपोर्ट स्वाति मालीवाल की आ गई है। अभद्रता का आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया गया था स्वाति मालीवाल के पास। उसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया था। कल मेडिकल के लिए पहुंची थी स्वाति मालीवाल, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि मेडिकल रिपोर्ट स्वाति माल की आ गई है। बाएं पैर पर चोट के निशान है। रिपोर्ट के हिसाब से ये जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से रिपोर्ट में जो जानकारी साझा की गई है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो स्वाति माल के बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। तो बाएं पैर पर चोट के निशान और भी कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। जिस तरीके से इस रिपोर्ट में कहा गया है, चेहरे और पैर में चोट के निशान पाए गए हैं। साथ ही साथ दाएं आंख के नीचे भी चोट के निशान पाए गए हैं स्वाति मालीवाल के। तो ये बड़ी जानकारी स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर मिल रही है। दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान पाए गए हैं। साथ ही साथ पैर में भी चोट के निशान मिले हैं स्वाति मालीवाल के, जिन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट हुई, अभद्रता हुई। जिसके बाद मामला बढ़ता गया और मेडिकल कराने कल पहुंची थी स्वाति मालीवाल। उस दौरान का वीडियो भी आपने देखा था। सही ढंग से चल नहीं पा रही थी, मेडिकल कराने पहुंची थी। और अब मेडिकल रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, जिसमें यह जानकारी भी मिल रही है कि पैर पर चोट के निशान है। साथ ही साथ चेहरे पर भी कई चोट के निशान पाए गए हैं। बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। और ये देखिए, ये सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट अभी सामने आई है स्वाति मालीवाल की, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि कहां-कहां पर चोट लगी है। क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। और अब मेडिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। और दीपक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है स्वाति मालीवाल की, क्या और जानकारी मिल रही है मेडिकल रिपोर्ट को लेकर? और देखिए, जिस तरीके से आप भी बता रही थी कि चेहरे पर, गाल पर चोट के निशान इस मेडिकल रिपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, पैर पर भी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। और जिस बात का जिक्र स्वाति ने भी किया था अपनी एफआईआर में कि उन्हें थप्पड़ मारे गए थे, एक नहीं बल्कि 5 से 6 बार थप्पड़ मारे गए, उन्हें लात घूसे मारे गए और पैरों में भी चोट आई है, वो तमाम चीज़ें उस मेडिकल रिपोर्ट में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं वो वीडियो कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हालांकि वीडियो ये बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद का है। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके ये कहा था कि अगर वीडियो आप डाल ही रहे हैं, भेज ही रहे हैं, तो पहले वाला वीडियो भी दिखाइए जिसमें मारपीट हुई है। लेकिन ये घटना जहाँ पर हुई है मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्राइंग रूम की घटना है, जहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं होती है। सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं है तो फुटेज कहाँ से होगी। जो मोबाइल वीडियो शूट किया गया था वो कल का है, जिसमें स्वाति जो है वो पुलिस वालों से उलझ रही हैं। तो जो स्वाति की कहानी है उसके इतर वीडियो की कहानी अलग है। पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। जो वीडियो आए हैं वो भी, और जो घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी भी तस्वीर सामने आ रही है, उसको भी खंगाला जा रहा है। शिकायत भी अब दोनों तरफ से हो चुकी है। स्वाति पहले एफआईआर करा चुकी है और विभव कुमार, जिन पर स्वाति ने आरोप लगाया, उन्होंने भी लिखित तौर पर मेल के जरिए अपनी शिकायत जो है वो एसएचओ, जो सिविल लाइन थाने के एसएचओ हैं, उनको भेज दी है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं। विभव कुमार कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया और जबरन उन्होंने वहाँ पर बैठी रही, जबकि उनको कहा गया बार बार कि वो बाहर चली जाए। वहीं स्वाति कह रही हैं कि वो सिर्फ मुलाकात करने आई थी, उन्हें मुलाकात नहीं करने दिया, उनके साथ मारपीट भी की गई। तो इन तमाम एंगल से जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट भी काफ़ी अहम होती है। जब कोर्ट में मामला जाएगा तो उसमें ये मेडिकल रिपोर्ट रखी जाएंगी। स्वाति के एफआईआर में जो शिकायतें लिखी हैं उससे मैच कराई जाएंगी। तो तमाम चीज़ें होंगी जो निकल कर आएंगी। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट खबर ये है, जो मैं बता दूँ, कि आम आदमी पार्टी के एक और सांसद राघव चड्ढा करीबन 2 महीने बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। राघव चड्ढा दरअसल इसलिए बाहर थे, वो देश में नहीं थे, विदेश में थे। उनके आंखों का ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने ये बताया था ट्विटर के माध्यम से कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत ज़रूरी ऑपरेशन है, इसलिए वो वहाँ पर गए हुए थे। अब जब वो लौटे हैं तो पहले वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुँचे हैं, उनके घर पर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनके घर पर पहुँचे हैं और वहाँ पर मुलाकात उन दोनों की होगी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, क्योंकि एक सवाल उठ रहा था कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ ये हुआ है, क्या राघव चड्ढा। बिल्कुल बिल्कुल, कई सवाल उठ रहे हैं दीपक। लौटूंगी मैं आपके पास, मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कई वीडियो आए, कई वीडियो के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अब ये तो साफ हो गया है, क्योंकि मारपीट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि हुई है कि नहीं हुई। अब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है तो ये तो साफ हो गया है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट तो हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि कोई पिटाई नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से अब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि उनके बाएं पैर में चोट का निशान है, इसके अलावा उनकी राइट आंख के नीचे भी चोट का निशान है। कुल मिलाकर के जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 4 जगह स्वाति मालीवाल को चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल की पिटाई नहीं की गई है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक 2 वीडियो भी सामने आए। लेकिन उस कमरे के अंदर क्या हुआ था ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि उस ड्राइंग रूम के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। और जो वीडियो सामने आया था कल ड्राइंग रूम का, वो भी एक आधा अधूरा ही वीडियो था, वो पूरा वीडियो सामने नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ पर आकर के टिक जाती है कि आखिरकार उस बंद कमरे के अंदर यानी कि उस ड्राइंग रूम के अंदर क्या हुआ। तो अब जो पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन यही इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, कौन कौन सिक्योरिटी गार्ड्स थे वहाँ पर। अब उन सबके बयान दर्ज किए जाएंगे, उसी के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि आखिरकार उस बंद ड्राइंग रूम के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ये साफ कर देती है कि स्वाति मालीवाल को 4 जगह पर चोट के निशान है, जहाँ पर उनकी राइट आंख के नीचे भी चोट का निशान है, बाएं पैर पर चोट का निशान है। कुल मिलाकर 4 जगह उनको चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं चोट उनको लगी है तो किसी ने तो मारी होगी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिरकार उनको मारने वाला शख्स कौन था। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल लगातार विभव के ऊपर आरोप लगा रही है कि विभव ने उनकी पिटाई की, विभव ने उनको थप्पड़ मारे, इसके अलावा उनको लात भी मारी। तो अब ये देखना होगा कि कब तक विभव सामने आते हैं, कब वो अपना बयान सामने रखते हैं, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाती है, क्योंकि विभव का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। लास्ट लोकेशन अगर विभव की बात करें तो अमृतसर में थी, लेकिन उसके बाद विभव कहां पर है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की 4 टीमें जरूर विभव के बारे में पता करने की कोशिश कर रही हैं। कल विभव ने अपनी एक कंप्लेंट भी मेल के जरिए सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में दी थी, लेकिन अभी तक विभव सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद ये साफ हो जाता है कि स्वाति मालीवाल को चोट लगी थी, यानी कि उनकी पिटाई हुई थी। जी मनोज, क्योंकि अब साफ तौर पर तो विभव कुमार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। शुरुआती दौर से ही स्वाति मालीवाल भी साफ तौर पर कह रही है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई होती हुई उस तरीके से नहीं दिख रही है जिस तरीके से शुरुआती दौर से स्वाति मालीवाल अपनी शिकायतें कर रही है। अब मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। उस तरीके की कार्रवाई जिस तरीके की होनी चाहिए अभी तक इस पूरे मामले पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस स्टेप बाय स्टेप इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और कल स्वाति मालीवाल के 164 के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए गए। उसके बाद पुलिस की एक जो टीम थी वो यहाँ अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, FSL की टीम के साथ पहुंची। इतना ही नहीं, जो अंदर स्टाफ मौजूद था उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा स्वाति मालीवाल को भी यहाँ पर लेकर आया गया और सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई, यानी कि स्वाति मालीवाल 13 मई को यहाँ पर कैसे पहुंची थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल यहां पर टैक्सी से पहुंची थी। उसके बाद वो इसी दरवाजे से, जो आप मेरे पीछे दरवाजा देख रही हैं, इसी दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुई थी और अंदर जाने के बाद वो ड्राइंग रूम की तरफ चली गई थी और थोड़ी ही देर बाद वो बाहर भी निकली थी। तो जो पुलिस की टीम है उन्होंने तमाम जो CCTV फुटेज है उनको अपने कब्जे में लिया है, उनको खंगाला जा रहा है। हालांकि कुछ CCTV फुटेज बाहर भी आ चुके हैं जिसमें स्वाति मालीवाल को महिला पुलिसकर्मी बाहर ले जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी तमाम फुटेज ऐसी हैं जो सामने नहीं आई हैं। कमरे के अंदर क्या हुआ था ये अभी तक बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाया है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। आज भी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस की टीम आज भी अरविंद केजरीवाल के घर पर आ सकती है, क्योंकि सभी के जो बयान थे, जो स्टेटमेंट थी, अभी वो नहीं हो पाई है। अभी जो पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम ने सिर्फ उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट, उन्हीं लोगों के बयान लिए थे जो उस वक्त कमरे में मौजूद थे, लेकिन जो पूरा का पूरा स्टाफ उस दिन कौन मौजूद था, कौन कहां पर था, कौन किस किस ने स्वाति मालीवाल को
जैसा आप बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या और नई चीजें इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आती है। स्वाति मालीवाल केस में नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी 13 मई का बताया जा रहा है, जिसमें स्वाति मालीवाल को महिला सुरक्षाकर्मी पकड़कर बाहर ले जा रही है। 13 मई के दिन ही स्वाति मालीवाल ने पिटाई का आरोप लगाया था। पहला वीडियो ड्राइंग रूम के अंदर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस होती हुई स्वाति मालीवाल की नजर आ रही है, और दूसरा एक नया वीडियो भी अब सामने आया है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे हैं राघव चड्ढा। ये जानकारी मिल रही है, केजरीवाल से मुलाकात करने राघव चड्ढा पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के जाते वक्त की तस्वीरें हैं। राघव चड्ढा पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र, ये मंच सजा हुआ है और महाराष्ट्र की सियासी नब्ज टटोलने के लिए एक के बाद एक महाराष्ट्र की सियासत को करीब से देखने और समझने वाले दिग्गज जो इस मंच पर आ रहे हैं। और अब हमारे साथ जो खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, संजय निरुपम जी। जरा जोरदार तालियों के साथ संजय निरुपम जी का स्वागत कीजिए। पूर्व कांग्रेसी संजय निरुपम, जो अब शिंदे सेना में नए सिपाही बन गए हैं। मतलब जहां से शुरुआत हुई थी घूम फिरकर वहीं सेना में सैनिक के तौर पर लौट गए। हाँ, फैक्ट है। कांग्रेस क्यों छोड़ी? इसके पीछे एक बहुत इसकी एक लंबी कहानी है। इसमें बहुत आपके छोटे से शो में समा नहीं सकता। क्या कांग्रेस पार्टी मैंने नहीं छोड़ी है, या फिर हमारे बाकी जो साथी छोड़ रहे वो नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस पार्टी उनको छोड़ते जा रही है। कांग्रेस पार्टी का काम का, एक मिनट रुक जाइए, जब सवाल पूछा तो सुन लीजिए। हाँ। कांग्रेस पार्टी में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक तो टैलेंट की अब कदर नहीं रही। जो अनुभवी लोग हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। अलग अलग राज्यों में जो काम करने वाले लोग हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनके कोई पूछ नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कब तक लोग यहां पर अपने आप को बर्बाद करते रहेंगे। तो इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी, सिर्फ यही नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग कांग्रेस छोड़े। और जब इसका विश्लेषण करेंगे तो समझ में आएगा कि कांग्रेस इनने नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने इनको छोड़ दिया। लेकिन आरोप तो यह है कि अपना टिकट मिल जाए, अपना हित नहीं साध पाए, और इस वजह से वो पार्टी जिसने क्या नहीं दिया, 2009 में लोकसभा पहुंचे, 2014, 2019 दो बार हारे भी, पार्टी ने ही टिकट दिया। तो फिर इसमें गलत क्या है? अपनी टिकट के लिए आग्रह रखना कोई पाप है क्या? हाँ। हम पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? घास छिलेंगे। हाँ। तो टिकट ना मिलने की वजह से छोड़ी पार्टी? बिल्कुल। हाँ। ऐसा है। टिकट ना मिलने से भी ज्यादा खतरनाक बात है। 2019 में मैं चुनाव हार गया। ठीक है। उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक अपने क्षेत्र में काम करता रहा। ठीक। दिल्ली में जब जब कांग्रेस की बैठकें होती है तो पता लोग अपने अपने एरिया में काम करिए। हम अपने एरिया में काम कर रहे हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है तो आप शिवसेना के दबाव में आके मेरी सीट आप उसको छोड़ देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि शिवसेना के साथ जो यूबीटी है, उबाठा, उसके साथ मेरा पुराना झगड़ा है। तो ये शिवसेना उद्धव गुट, उसने साबोटाज कर दिया पूरा का पूरा मामला, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस के साथ आपके जो रिश्ते खराब हुए वो उद्धव ठाकरे की वजह से? बिल्कुल। हाँ। क्या था, एक उनके अंदर एक मुझे लेकर के कोई नाराजगी है उद्धव ठाकरे में। हाँ है। तो वो कुछ लोग होते हैं, लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन दिल बहुत छोटा होता है उनका, तो वो छोटे स्तर पे सोचते हैं। जब यहाँ इंडिया अलायंस का कॉन्क्लेव हुआ था तो जो 5 लोगों की कमेटी बनाई गई, जो पूरे आयोजन कमेटी थी, उसमें मुझे डाला गया और हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब रिसीव करते हुए नजर आ रहे थे। सारे पुराने गिले शिकवे भूल करके मैंने कहा चलो एक खाली स्लेट से काम शुरू करते हैं अब। और काम शुरू भी किया। उसी दरमियान एक मीटिंग में मिल जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, बोले इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इससे बदला लूंगा। अच्छा। और उसको सुनने वाले कौन कौन थे? अशोक चौहान, मुंबई कांग्रेस के हमारी प्रेसिडेंट, ये सब सुने। तो उन्होंने बोले क्या करें? मैंने कहा पागलपन है यार, इतने बड़े आदमी होकर कितना छोटा दिल रखते हैं। मैंने जाने तो ना साहब, जो हो गया सो हो गया, चलो मिलके काम करते आगे। लेकिन वो खुन्नस, वो वेंजेंस, ये राजनीति में नहीं चलता है। राजकारण में बहुत बड़ा दिल लेके जीना पड़ता है, और जो छोटे दिल लेके रहते हैं ना,
उनकी पार्टी के एक नहीं कई टुकड़े हो जाते हैं। तो संजय जी, आपने बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा दिया? आप क्यों नहीं बने रहे कांग्रेस के साथ? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि लगातार जब से आप कांग्रेस में आए थे, आप हाल फिलहाल के चुनावी वक्त में बार बार इस बात को दोहराते थे कि ये जो दौर है वो देश को बचाने का है। आप भी कांग्रेस की तरह संविधान बचाने की बात करते थे, लोकतंत्र बचाने की बात करते थे। अब क्या होगा उस लड़ाई का? लोकतंत्र और संविधान से पहले कांग्रेस को बचाना जरूरी था। और कांग्रेस को बचाने के लिए 2019 के बाद से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। लगातार अलग अलग मंचों पे, अलग अलग मीटिंगों में, अलग अलग बैठकों में, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मैं ये संदेश देता रहा कि बहुत बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। सर, आप उस कांग्रेस पार्टी के क्या है? सर, कांग्रेस की समस्या क्या है? अगर मैं कहूं कि 2 पॉइंट उस समस्या का एक सिम्टम बता देता हूं आपको। ठीक है। कांग्रेस की प्रॉब्लम शुरू हुई 2019 में, जब राहुल गांधी बिना कुछ कहे रिजाइन देके चले जाते हैं। और उसके बाद उस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 2 साल तक नहीं है। एक राष्ट्रीय पक्ष, मुख्य विपक्षी दल, जिसका अध्यक्ष 2 साल तक नहीं है। हमारे यहां मुंबई शहर में ब्लॉक प्रेसिडेंट एक बड़ा की पोस्ट होता है, उस सब हटा दिए गए। तो नया अपॉइंट करिए। 1.5 साल तक नया ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं। मैं जाके दिल्ली बोलता, मैंने क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे यहां जनरल सेक्रेटरी, आपने कांग्रेस के कल्चर को, जहां जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं जी, जनरल सेक्रेटरी एक मंत्री बन गया, उसके बाद 8 महीने तक नया जनरल सेक्रेटरी नहीं है। तो ये जो एडवोकेसिज्म है कांग्रेस पार्टी में, वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है। नोबडी बॉदर्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड। सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। जो मैंने कहा 5 पावर सेंटर, वो अपने अपने पावर सेंटर बचा रहे हैं और एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। मैंने कहा बॉस, यहां पर क्या करेंगे हम? तो 2019 से लगातार संघर्ष करने के बाद इंटरनली मुझे अचानक महसूस हुआ कि अब यहां पर बहुत ज्यादा भविष्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, लोग मुझे बोलेंगे मतलब ही है, ये 5 पावर से, हाँ ठीक है, ये आरोप आप पर लग मुझे रहा है। लगे हाँ, मतलब ये ठीक बोल है, लेने दो। ठीक है। लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि मैं मतलब ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी में बैठे लोग मतलब ही थे। मतलब और जिस- कांग्रेस का आपके हिसाब से कुछ नहीं होने जा रहा। अब नहीं होना, तो राहुल गांधी को जब आप ये समस्या बताते हैं, वो समझते नहीं थे प्रॉब्लम? कभी नहीं। क्या एटीट्यूड रहता था? बड़ा नॉन सिंसियर और नॉन सीरियस किस्म का। अच्छा, इट्स लाइक दैट, ओह, ओके। कभी कुछ मैसेज दीजिए इंपॉर्टेंट, टॉक टू वेणु। अच्छा। और वेणु को समझ में नहीं आता कुछ। कांग्रेस पार्टी एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट में जी रही है। ओके। कांग्रेस पार्टी वैचारिक तौर पर एक ठूंठ बन गई है। वैचारिक तौर पर बहुत पीछे छूट गए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आज के दौर में आप सब धार्मिक हो जाइए या सांप्रदायिक हो जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हर विचार की एक उम्र होती है। कम्युनिज्म की एक उम्र थी, कम्युनिज्म मर गया। उसी तरह जो विचार आप ढो रहे हैं ना, वो विचार अब मर चुका है, उसके बायर नहीं है अब। वो तो आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी कमाल तो की कह रहे बात हैं, करते जिसकी हैं, जितनी भागीदारी कमाल उतनी की बात हिस्सेदारी। करते हैं कि रथ पे सवार होते हैं, सामने एक पत्रकार आता है इंटरव्यू करने के लिए, उससे पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है, हाँ, तुम ओबीसी हो क्या, हाँ, तुम्हारा मालिक ओबीसी है क्या? हाँ, साहब, आज जेनजी का जमाना है, हाँ। नया जनरेशन है, उसको जाति पाति से ऊपर उठ चुका है वो। और आज आप जातिगत जनगणना लेके चल रहे हैं, पता नहीं कौन सा एक्सरे करना चाहते हैं आप। ठीक है। तो ये तो उस विचार का एक पहलू है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो पूरी तरह से इररिलेवेंट हो चुके हैं। ठीक है, चलते चलते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, क्योंकि आपने बताया कैसे उद्धव ठाकरे जी छोटा मन उन्होंने दिखाया और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो पाता है। आपने लेकिन नया साथी तलाशने के लिए फिर शिंदे सेना को ही क्यों चुना? ये उद्धव ठाकरे से हिसाब बराबर करने के लिए? क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता असली कौन सी सेना, नकली कौन सी सेना। भाई, जनता तो अब फैसला करेगी ना, और वो जनादेश 4 जून को आएगा। नहीं, देश के नियम कानून, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अगर बोले अब तक का जो फैसला, उस हिसाब से तो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना काम कर रही है वो असली शिवसेना है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा जनाधार है, उनके पास सबसे ज्यादा आमदार है, मैंने विधायक है, उनके पास सबसे ज्यादा खासदार मतलब सांसद है, ठीक है। उनके पास उनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है। अब वोटिंग होने के बाद पता चलेगा हाँ, कि सही क्या है, गलत क्या है। 2022 में जो हुआ, और सही आप हुआ, लोग गलत क्या हुआ। उम्मीद कर रहे हैं महायुति के लिए? यहाँ महाराष्ट्र में 48 जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। नंबर? जबरदस्त नंबर मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। 40 से ज्यादा 40 से ज्यादा सीटें आ सकती हैं, बहुत क्योंकि शुक्रिया। अभी भी वो हवा में घूम रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ वाले हवा में ही है अभी भी। हवा में ही घूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय निरुपम। शुक्रिया जी। नमस्कार।
नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र का ये मंच सजा हुआ और महाराष्ट्र की सियासत के दिग्गज लगातार यहां एक एक करके हमारे साथ इस मंच पर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार की जो चुनावी सियासी पहेली है उसी को सुलझाने की और समझने की एक कोशिश यहां पर जारी है। और अब जो खास मेहमान मंच पर आप हमारे साथ देख रहे हैं, पूर्व कांग्रेसी आए हैं, जो छोड़ आए हैं वो पुरानी गलियां, जिन्होंने तलाश लिए हैं नए साथी। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिलिंद देवड़ा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पुरानी पार्टी छोड़ दी और वो पुराने यार, राहुल गांधी से भी बड़ी दोस्ती थी, याद आते हैं या नहीं? मेरे लिए कांग्रेस छोड़ना एक बहुत ही कठिन निर्णय था। एंड अब मेरे लिए कांग्रेस अतीत है, मैं भविष्य की ओर देखना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा, वो जनवरी में मैंने बहुत ही स्पष्ट, जिस दिन मैंने शिवसेना ज्वाइन किया, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों को बताया, अपने समर्थकों को बताया, अपने लार्जर जो कंस्टिट्यूएंसी है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस के सबसे चैलेंजिंग दशक, डेकेड में मैं कांग्रेस का लॉयल रहा। मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन मेरे लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी, जब वे राजनीति में आए 1968 में, पहली बार वे एक नगर सेवक बने। और 2004 में जब मैं बहुत ही कम उम्र में मैं एक सांसद बना, 27 बरस का एक युवक था, उस समय भी और आज भी मेरे परिवार के लिए राजनीति का ध्येय चुनाव जीतना, सत्ता में आना नहीं, लेकिन मुंबई के, महाराष्ट्र के, देश के जरूरतमंद लोगों के लिए जमकर संघर्ष करना होना चाहिए। और वही विचारधारा को हम आज भी शिवसेना के माध्यम से आगे ले जाना चाहेंगे। आप ये भले ही कह रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं, आपने जैसे खुद ही जिक्र कर दिया, कितनी कम उम्र के थे आप 2004 में जब आप सांसद बने, कितनी कम उम्र के थे जब आपको यूपीए सरकार में मंत्री पद दिया गया, कि अच्छा वक्त था पार्टी का, मलाई खा ली, बुरा वक्त चल रहा है पार्टी का, पीठ दिखा दी। लेकिन एक वक्त आती है किसी के जीवन में, किसी के प्रोफेशन में, किसी के करियर में, जब आपको आपकी जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, यदि एक प्लेटफॉर्म, जिस संगठन, जिस संस्था के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, मीडिया में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, जब वो कंपनी, जब वो पार्टी आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है, नहीं कर रही है, और उल्टा आपकी जो, आप में जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उसको एक कमजोरी के रूप से देखा जा रहा है, यानी ये स्वाभाविक है कि रास्ता अलग करना ही आपने बेहतर किसी भी समझा। व्यक्ति को, चाहे वे राजनेता हो जी, चाहे वे मीडिया के पत्रकार हो, उनको कभी ना कभी सोचना चाहिए, अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में मैं क्यों आया हूं। ठीक। और मेरे लिए मुंबई की जनता, देश की जनता सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत प्लेटफॉर्म थी, और प्लेटफॉर्म, पार्टी एक प्लेटफॉर्म होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है, जिसके द्वारा आप जनता की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये मेरे लिए आज अतीत है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे ना कि ये साहब क्या है सबसे कि बुरे थोड़ा- वक्त में मैंने पार्टी का साथ दिया, तो सबसे बुरा वक्त मतलब 24 में, अब कांग्रेस का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, सबसे बुरा वक्त बीत गया। ये जनता तय करेगी। लेकिन मीडिया में ये थोड़ा ज्यादा स्पेकुलेशन होता है, मींस कांग्रेस से लोग क्यों छोड़ रहे हैं, हाँ। कांग्रेस का साइको एनालाइज करना, कांग्रेस में क्या समस्याएं हैं, ये मेरे लिए अब अतीत है। अब कांग्रेस को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं आपके माध्यम से, आपके मंच से, कि आने वाले 4 जून को पूरी देश को कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी वापस उनको हैट्रिक दी जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के जो चुन के सांसद आएंगे, उनसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो जी, लेकिन देश की जनता ऑल्सो वांट्स अ पॉजिटिव ऑपोजिशन। देश की जनता यह भी चाहती है कि विपक्ष, उन्हें सरकार की आलोचना करनी चाहिए, ये उनका काम है,
लेकिन कभी कभी आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए। आपका आंकलन क्या है? आप भी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। 48 में से कितनी सीटें महायुति? मैं कभी भी मैं ऐसे इन प्रेडिक्शंस में मैं आई नेवर प्रेडिक्ट दीज सीट्स, बट ज्यादा से ज्यादा सीटें महायुति को, एनडीए को जनता की आशीर्वाद मिलेगी, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता, मैं इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता एक बहुत ही जागरूक मतदाता है, एक बहुत ही प्रगतिशील वोटर है, और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता दे नो विच वे टू वोट। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी सर। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। बहुत-बहुत तो मिलिंद देवड़ा को आप सुन रहे थे, बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हुए, और मेरे ख्याल से कांग्रेस छोड़ने के बाद इतने संयम और शालीन तरीके से अपनी पुरानी पार्टी को लेकर अगर किसने बात रखी हाल फिलहाल के सालों में, तो यकीनन वो मिलिंद देवड़ा का नाम ही उसमें लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि इस बार का जो महाराष्ट्र चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता के रेफरेंडम के तौर पर देखा जाना चाहिए। 4 जून नतीजों का दिन, इंतजार हम सबको रहेगा। बहुत शुक्रिया मिलिंद देवड़ा जी इस मंच पर आने के लिए।